माँ भारती, माँ सरस्वती और गुरु श्री गोरक्षनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पश्चात राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज तथा हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारतीय सभ्यता संस्कृति में किसी भी कार्यक्रम का आरंभ देव स्तुति से होता है, तो सरस्वती वंदना हेतु महाविद्यालय की छात्राएं। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज भारत भारती पखवाड़े के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर मणिभूषण तिवारी जी, उप नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर। आपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उसके पश्चात 2004 में नेट एवं जेआरएफ की परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि ली तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात राजकीय महिला महाविद्यालय गाजीपुर में आपने शिक्षण का कार्य 2013-14 में किया है। 2015 में यूपी पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप नगर आयुक्त के पद की सुशोभित कर रहे हैं। आपने 10 से ज्यादा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है। यह महाविद्यालय परिवार आपको अपने बीच पाकर आह्लादित है। आज हमारे बीच अध्यक्ष के रूप में इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी उपस्थित हैं। साथ ही उप प्राचार्य श्री विनय कुमार सिंह जी तथा समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हुए
इस विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बोध गीत हेतु महाविद्यालय की छात्रा शिवन्या। मेरे माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। मेरे माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। धन्यवाद शिवन्या। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज का विषय है भारतीय सशस्त्र क्रांति के सूर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं समय न व्यर्थ करते हुए अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ आए और अपने उद्बोधन के द्वारा हम सबको अभिषेचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाराणा प्रताप महिला डिग्री कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सशक्त क्रांति के सूर्य के रूप में और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नायक के रूप में मुझे बोलने का मौका मिला है। मंच पर आसीन हमारे गुरु डॉक्टर प्रदीप राव सर, साथ ही साथ संचालिका महोदया और हमारे उपाचार्य विनय कुमार सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने मुझे दोबारा इस प्रांगण में बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया।
चूँकि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए पूर्व में मेरा विषय भी रहा है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही पढ़ा लिखा हूँ और बहुत कम समय है नेताजी के ऊपर बोलने के लिए मुझे दिया गया है। 1920 से लेकर 1945 का जो पूरा कालखंड है, पूरे तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कालखंड के रूप में हम देखते हैं। यही कालखंड गांधी जी का भी कालखंड है, जिसमें गांधी युग के नाम से भी हम जानते हैं। नेताजी की आज 126वीं जयंती, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, कि पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी को हम याद कर रहे हैं, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं आज के दिन। यह हमें बड़े गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्ति का आज हम जन्मतिथि के रूप में मना रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ से संघर्ष किया। देश के अंदर उन्होंने कहा जाए कि असहयोग आंदोलन की क्रांति में शामिल होकर आईसीएस की जो बड़ी परीक्षा होती थी, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, उसको पास करने को जो 22 साल की उम्र में ही पास होना था, लंदन जाकर परीक्षा को पास किया और देश की आज़ादी की जैसे बिगुल बजी, असहयोग आंदोलन जैसे शुरू हुआ, उन्होंने आईसीएस को त्यागपत्र किया और वहाँ से सीधे भारत आ गए कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। भारत आगमन के बाद उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति दूसरी टाइप की है, तो उन्होंने भारत में सशक्त क्रांति के रूप में आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। कलकत्ता में आए, कलकत्ता में उनसे रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद उनसे बोला गया कि आप चले जाइए गांधी जी से मिल लीजिए। गांधी जी से मिलने के बाद उनको मौका दिया गया कि आप जाइए कलकत्ता में ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालिए और चित्तरंजन दास जी के साथ बैठ के काम करिए। चित्तरंजन दास जी वहाँ पे बंगाल के नेतृत्व कर रहे थे, कोलकाता का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी के अनुयायी के रूप में। तो वहाँ पे सुभाष बाबू ने असहयोग आंदोलन में अपना पूरा सक्रिय योगदान दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जैसे चौरी चौरा की घटना होती है तो उनके जीवन में एक अलग टाइप का परिवर्तन करता है कि चौरी चौरा घटना से वो बहुत उदास हो गए, बहुत दुखी भी हुए और उन्होंने गांधी जी से इस बात को कहा भी कि आपने ऐसे समय देश को छोड़ दिया जब पूरे तरह से आंदोलन अपने चरम पे था और हम लोग संघर्ष कर रहे थे, स्थितियाँ हमारे अनुकूल थी, लेकिन आपके इस छोटी सी असहयोग चौरी चौरा की घटना को लेके, छोटा सा ऐसी घटना को लेके आपने आंदोलन को पीछे लेना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर सुभाष बाबू वहाँ से स्वराज पार्टी की स्थापना, जब चित्तरंजन दास जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, तो वह चित्तरंजन दास जी के साथ लग जाते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सदन में घुस के, विधान परिषद में घुस के हम सरकार की, अंग्रेजों की जो भी कठोरकारी नीतियां हैं, जो भी दमनकारी नीतियां हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, उनका विरोध करेंगे जो देश के हित में नहीं है। स्वराज पार्टी में रहते उन्होंने कलकत्ता के कार्यकारी नगरपालिका के जो महापौर हमारे जब चुने गए सीआर दास जी, तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इनको मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे रखा गया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया जिससे देश में क्रांति की भावना लगातार बढ़ती रही। उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता के जितने भी ऐसे मार्ग थे, जितने भी जो रास्ते थे जो अंग्रेजों के नाम थे, उनको पूरे तरह से बदल दिया और देश के लिए जो काम करने वाले लोग थे उनके नाम से उसका पूरा परिवर्तन किया। नगरपालिका, महानगरपालिका में रहते उन्होंने देश के लिए कलकत्ता के साथ साथ लोगों में अलग जगाए रखा। क्रांतिकारियों के साथ उनकी लगातार संपर्क बनी रही। 1925 की एक ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन को पूरी तरह से झकझोरती है। गोपीनाथ शाह एक क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद पूरे तरह से उसके लिए उन्होंने कहा जाए कि गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की आलोचना की कि एक ऐसे क्रांतिकारी को जिसको अंग्रेजों ने फांसी दिया, हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। पुनः सुभाष बाबू को माना जाता है कि उसके बाद सुभाष बाबू यहाँ से फिर विदेश के लिए पलायन किए गए और जाकर उन्होंने यह सोचा कि देश की आज़ादी के लिए हम देश के भीतर के साथ साथ बाहर के माध्यम से भी हम देश को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। 1928 जब नेहरू रिपोर्ट की तैयारी होती है, नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है कि भारत की संविधान को आगे बढ़ाया जाए, भारत की संविधान कैसे तैयार किया जाए, उसमें सुभाष बाबू को भी शामिल किया गया, सुभाष बाबू की विचारधाराओं को भी लिया गया। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने मानने से इनकार किया तो 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होता है तो सुभाष और बाबू और कहा जाए कि हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोनों ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए पूर्ण स्वराज की बात की कि पूर्ण स्वराज के अलावा डोमिनियन स्टेट हमें मान्य नहीं होगा, हमें ऐसे राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है जो हम अंग्रेजों के सहारे चलाएं, तो हम पूर्ण स्वराज की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कहा जाता है कि 1929 के बाद
दिसंबर में उन्होंने रावी नदी के तट पे सुभाष बाबू और नेहरू जी ने तिरंगा झंडा को फहराया और वहीं से संकल्प लिया कि देश की स्वाधीनता की लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। आज भी जो 26 जनवरी हम मनाते हैं उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं, 1930 के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जब हमने पूर्ण स्वराज के लिए नारा दिया और पूर्ण स्वराज के लिए हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कालांतर में हम देखते हैं सुभाष बाबू का सबसे अहम रोल जब हम उनको देखते हैं कि जब 1938 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किए कि जो देश के कहा जाए कि देश के संविधान के लिए और देश की आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वहाँ पे उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, जो वर्तमान में योजना आयोग है। कहीं ना कहीं हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष बाबू के दिमाग की उपज थी, उसमें उसका अध्यक्ष उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया। और वहाँ पे एक विज्ञान परिषद का भी गठन किया, जो कालांतर में हमारा विज्ञान भवन है, विज्ञान परिषद है, वह कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित है। उसमें एस विश्वेश्वरैया को, जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया। 1939 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में उनका नॉमिनेशन होता है, लेकिन वहाँ गांधी जी का पूरा विरोध होता है। फिर भी उन्हें गांधी जी के विरोध के बावजूद भी उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने वहाँ अपना नॉमिनेशन दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष इन्हीं को बनाया जाएगा। फिर सुभाष बाबू ने त्रिपुरी संकट के रूप में माना जाता है, वहाँ से उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी, कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो पूरे तरह से देश की आज़ादी के लिए उसके सारे जो भी सदस्य थे उसके लिए लड़ रहे थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से उन्हें देश की आज़ादी की मिसाल कायम की। कांग्रेस से उन्हें बाहर भी कर दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि जब उनको नज़रबंद किया गया 40 में, तो उन्होंने रातों रात कोलकाता से निकलते हुए काबुल पहुँचे, काबुल से जर्मनी पहुँचे। जर्मनी के बाद जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात किया कि देश की आज़ादी जो विश्व युद्ध शुरू हुआ है, विश्व युद्ध में भारत आपके साथ रहेगा। लेकिन लोगों का यह मानना था कि जो हमारे भारत के अंदर के जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनका मानना था कि हम अपनी आज़ादी देश के भीतर ही लड़ेंगे, ना कि बाहर से लड़ेंगे। लेकिन सुभाष बाबू का यह मानना था कि देश की आज़ादी हम भीतर के साथ साथ बाहर से भी लड़ेंगे, तभी हम देश को आज़ाद कर पाएंगे। उन्होंने जर्मनी का सहयोग और ऑस्ट्रिया के सहयोग की मांग की। जब वहाँ उन्हें पूरे सहयोग नहीं मिला तो वहाँ से वह सीधे जापान की तरफ मूव किया। जापान पहुँचे। जापान में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी और कहा जाए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की, जो रास बिहारी बोस ने जिसकी स्थापना की थी। उनका पूरी तरह से कमान इनको सौंप दिया गया और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से देश की आज़ादी की एक मुहिम छेड़ दी है। पूरे तरह से कहा जाता है कि सुभाष बाबू बाहर से ही सिंगापुर से लेकर, मलाया से लेकर, जापान से लेकर आगे बढ़ते रहे और देश की आज़ादी के लिए लगातार काम करते रहे। कहा जाए कि उस दौर में जब पूरे तरह से क्रांतिकारियों की 1934 के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पूरे तरह से समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने क्रांति के अलग को जगाए रखा। 1934 के बाद लगातार सुभाष बाबू ने ऐसा कहा जाए कि देश की आज़ादी के लिए कार्य किया कि देश की क्रांतिकारियों के अंदर यह भावना फैलती रही कि सुभाष बाबू के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन माना जाता है कि जापान का जब सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ तो जापान ने उनको भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनको सुभाष बाबू को सौंप दिया। सुभाष बाबू ने यहीं पे भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, एक ऐसा सरकार की स्थापना की जो देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी के पूर्व भी अपने आप को आज़ाद घोषित करके देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। उन्होंने इसके लिए मंत्रिमंडल का भी गठन किया, लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया और अपना मुद्रा, अपना कहा जाए कि समाचार पत्र, अपना खुद का नारा, जय हिंद का नारा शुरू किया। खुद की सेना बनाई, रेजिमेंट बनाया और उस रेजिमेंट के माध्यम से, ब्रिगेड के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए वो कूद पड़े। मलाया से लेकर, सिंगापुर से लेकर, रंगून से लेकर सभी जगहों पर ही आज़ाद हिंद फौज की सेना आगे बढ़ती रही। देश की आज़ादी लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान उनके द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो से यह कहा गया, गांधी जी से आशीर्वाद लिया गया कि राष्ट्रपिता देश की आज़ादी की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और इस महान और पवित्र लड़ाई में हमें आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। गांधी जी से उनकी वैचारिक मतभेद थे, लेकिन वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और गांधी जी से इस बात को लेकर लगातार उनसे बहस होती रहती थी कि देश की आज़ादी हम बाहरी शक्तियों को लेकर लड़ेंगे और आप अंदर से लड़ेंगे, हम लोग बाहर से लड़ेंगे, ताकि देश को आसानी से हम पूरी तरह से कब्जा मुक्त, अंग्रेजों से मुक्त करा सके। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, चाहे वो विदेश जाके देश की आज़ादी के लड़े, देश के अंदर कलम के माध्यम से लड़ते रहे, देश के अंदर तमाम आंदोलनों में शामिल होकर लड़ते रहे।
1945 की वह घड़ी जब पूरे तरह से कहा जाए कि जापान के सहयोग से वह भारत की सीमाओं में प्रवेश कर चुके थे, अचानक जापान की हार होती है और आज़ाद हिंद फौज की सेना का पूरी तरह से कहा जाए कि पीछे हटना शुरू होता है। इसी दौरान 18 अगस्त 1945 को तथाकथित माना जाता है कि ताइवान में एक हवाई दुर्घटना होती है जिसमें उनकी मृत्यु होती है, लेकिन वो भी तमाम संदेहों से घिरा हुआ है कि उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई। इसके लिए तमाम कमेटियों का गठन भी किया गया। कमेटियों की रिपोर्टों के माध्यम से माना गया, राष्ट्रीय अभिलेखागार के माध्यम से माना गया कि ताइवान के जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें सुभाष बाबू की मृत्यु हुई थी और वहाँ के जो भी सैनिक थे उनके माध्यम से बताया गया कि सुभाष बाबू उसी जहाज में सवार थे जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन सुभाष बाबू की मृत्यु जो हुई वह पूरी तरह से व्यर्थ नहीं हुई। सुभाष बाबू ने जिस उद्देश्य के साथ इस देश की लड़ाई के लिए बाहरी शक्तियों के माध्यम से और बाहर के माध्यम से अस्थायी सरकार का गठन किया था, वह कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं में उनके विचारों को पूरे तरह से समाहित कर रखा था। उनकी मृत्यु के बाद दिखा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज सेना पर मुकदमा चलता है, लाल किले के मुकदमे के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि लाल किले का मुकदमा जब शुरू हुआ तो पूरे देश में एक आंदोलन की बाढ़ आ गई कि उनके सेनाओं के जो 3 सेनापति उनके पकड़े गए थे, गुरुबख्श से लेकर शाहनवाज और प्रेम सहगल, इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कांग्रेस ने खुद आगे बढ़ के काम किया और भूला भाई देसाई जो प्रसिद्ध हमारे अधिवक्ता थे उनके नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और काटजू के माध्यम से इन्होंने उस कहा जाए उनकी पैरवी की कि उनको आज़ाद किया जाए। देश में हस्ताक्षर का अभियान शुरू हुआ कि नहीं यह गलत हो रहा है और कहा जाए कि देश में INA जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की सेना की जो गतिविधियां थी वह भारतीय सेना में जो अंग्रेजों के साथ भारतीय लोग थे उनके अंदर समाहित हो गई। उन लोगों ने जगह जगह विद्रोह शुरू कर दिया कि नहीं अब देश की आज़ादी में हम अंग्रेजों की गुलामी कतई महसूस नहीं करेंगे, ना ही उनके अधीन रहेंगे। INA में विद्रोह शुरू होता है, इंडियन नेशनल आर्मी में नौसेना में विद्रोह शुरू हो जाता है। कराची, मद्रास, कोलकाता में तमाम नौसेना में भारतीय जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, काम करने से मना कर दिया, अंग्रेज भारत छोड़ो जैसे नारे लगाने लगे। उनके तमाम साधनों पर, तमाम जहाज़ों पर लिखना शुरू किया कि भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो। यह कहीं ना कहीं सुभाष बाबू के कार्यों का नतीजा था। उनके द्वारा जो देश के लिए जो अग्नि जलाई गई थी उसका पूरे तरह से कहा जाए कि लोगों में, हमारे आम जनता के साथ साथ पूरे सेना में समाहित हुआ था। तो अंग्रेजों को यह महसूस भी होने लगा था कि यह भारत में हम रह के भारतीय सेना के माध्यम से भारत को गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की आज़ादी का जो कारण, मुख्य कारण एक माना जाता है ये भी कि INA और कहा जाए कि इंडियन नौसेना और भारत के तमाम लोगों में देश भावना की जो अग्नि सुभाष बाबू ने जलाई थी वो समाहित हुई थी और लोगों ने इस आंदोलन को बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अलावा देश की आज़ादी के बाद एक क्रांतिकारियों का महासम्मेलन बुलाया गया जिसमें वीर सावरकर ने सुभाष बाबू के तैल चित्र को ही वहाँ के अध्यक्ष पद पर सुशोभित करते हुए उस क्रांतिकारी अधिवेशन का पूरी तरह से श्रीगणेश किया, उस अधिवेशन को चलाया। तो सुभाष बाबू का जो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पूरे तरह से देश के नागरिकों और युवाओं में आज के दौर में भी कूट कूट के भरा है कि देश की आज़ादी के लिए एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश से बाहर जाके विदेशी शक्तियों के सहारे लोगों से मिलकर अपने देश की आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहे, पूरा जीवन उनके लड़ते रहना, देश की आज़ादी के लिए काम करते रहने के रूप में व्यतीत हुआ है। तो आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष बाबू के आदर्शों को हम लेके चलते हैं और उनके द्वारा दिए गए आदर्श कि अन्याय और अन्याय का साथ देना सबसे बड़ा अपराध है। तो हम उस अन्यायी शक्ति और ऐसे शक्तियों का साथ कभी ना दें जिससे हमारी देश की कहा जाए कि विकास और हमारे देश की जो बढ़ती हुई हमारी शक्ति है उसको लेकर हम आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु प्राचार्य महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल धूसर द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर के और गणतंत्र दिवस तक इस भारत भारती पखवाड़े में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के समारोह के मुख्य वक्ता
डॉक्टर मणिभूषण जी, उप प्राचार्य विनय जी, संचालक अर्चना जी, इस पूरे भारत भारती पखवाड़ा के संयोजक अनूप जी, भाइयों और बहनों, ये पखवाड़ा महाराणा प्रताप महाविद्यालय हमारे कार्यक्रमों की जो श्रृंखला बनी, उस श्रृंखला के अंतर्गत हम वर्षों से मना रहे हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती हम पहले से मनाते रहे। इस बीच में मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है, वो पर्व हम सबका पर्व है, इसलिए वो हम मनाते रहे हैं। जिस महापुरुष के नाम पर हमारे शिक्षा परिषद और इस महाविद्यालय का नाम है, से महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 19 जनवरी को पड़ती है, हम उन्हें स्मरण करते हैं। 23 जनवरी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हम उनका स्मरण करते रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह हम मनाते ही हैं, उसके साथ इस पखवाड़े का वो पूर्ण करते हैं। इस वर्ष से एक तिथि और जुड़ी है और वो 22 जनवरी है। कल हम सब ने, पूरे देश ने और भारतीय संस्कृति के में जीने वाले दुनिया के लोगों ने कल दीपावली मनाई है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक युगांतरकारी भाषण या उद्बोधन हम सब ने श्री राम मंदिर से सुना है। जब हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं तो उस आयोजन का उद्देश्य अपने सामने जरूर रखना चाहिए। यह महाविद्यालय 2005 में स्थापित हुआ और 2005 से लेकर के अब तक हमने ऐसे आयोजनों की श्रृंखला खड़ी की है। हमारे आयोजन को बाहर से देखने वाले लोग, अखबारों में पढ़ने वाले लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई कब होती है, यानी रोज का रोज कार्यक्रम, रोज के रोज आयोजन। पहले ये जरूरी तब था कि जब हम 2005 में स्थापित हुए थे तो 2005 से लेकर के 2014 तक का भारत, अभी पीछे की बात आप छोड़ दीजिए, हम लोग 2005 से जब से स्थापित हुआ महाविद्यालय तब से लेकर 2014 तक के भारत में और वो उसके शिक्षण संस्थाओं में के जो पाठ्यक्रम थे, वो पाठ्यक्रम जीवन को दिशा देने वाले पाठ्यक्रम नहीं हुआ करते थे। हम एक ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ते पढ़ाते थे जो मनुष्य को यंत्र बनाता है, जो मनुष्य को कर्मचारी बनाता है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, इसकी गारंटी उस पाठ्यक्रमों में नहीं रही। इसलिए जब हम अपने जिस ट्रस्ट के अंतर्गत अपने संस्था की स्थापना कर रहे थे तो वो ट्रस्ट 1932 से शिक्षण संस्थान चला रहा है। और 1932 का मतलब है कि जिस समय सुभाष चंद्र जी आंदोलन कर रहे थे, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो नेताजी भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय गोरक्ष पीठ का एक पीठाधीश्वर, एक सन्यासी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर रहा था। और इसलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना भारत के आज़ादी की लड़ाई का एक अस्त्र था। और ऐसा नहीं केवल दिग्विजयनाथ जी ऐसा कर रहे थे, महामना मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे थे। देश में हम हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार थे। महात्मा गांधी जी का अगर सत्य और अहिंसा का आंदोलन चल रहा था तो सुभाष बाबू सशस्त्र क्रांति के प्रतीक थे। गांधी जी अगर सात्विक मार्ग और सात्विक लक्ष्य के पक्षधर थे तो नेताजी चाणक्य के उन नीतियों के पक्षधर थे कि लक्ष्य पवित्र है, साधन कुछ भी हो सकता है। और ये ताल ठोकर कहने वाली परंपरा थी। ये मुख्यतः अंतर गांधी जी और सुभाष बाबू में केवल इतना था कि गांधी जी और गांधी जी के उस का समर्थक तो मैं भी नहीं हूँ। आपने देखा कि मैं भी कहता हूँ कि मुझे अगर किसी लोक कल्याण के लिए दिन में 10 बार झूठ बोलना पड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संस्था के हित में मुझे कोई गलत काम करना पड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कि संस्था लोक कल्याणार्थ है, देश और समाज के लिए है। लेकिन गांधी जी इस पक्ष के उनका अपना पक्ष है कि भाई जो अगर लक्ष्य सात्विक है तो मार्ग भी सात्विक होना चाहिए। हम लोग कहते हैं भाई लक्ष्य सात्विक है
और ऐसे सात्विक लक्ष्य के लिए अगर कभी कभी लगता है कि रास्ता कोई भी हो सकता है तो अपना लेने में कोई हर्ज नहीं है। सुभाष बाबू इस मार्ग के पक्षधर थे, इसलिए सशस्त्र क्रांति के पक्षधर सुभाष बाबू जिस समय अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उसी समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जैसा सन्यासी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो आज़ादी की लड़ाई से विरत थे। आप दिग्विजयनाथ जी का जीवन पढ़ेंगे तब आपको लगेगा गोरक्षनाथ मंदिर उस समय सशस्त्र क्रांति के क्रांतिकारियों का केंद्र था। यानी उस समय के जितने क्रांतिकारी इस उत्तर भारत के थे वो अगर गोरखपुर के आसपास पहुंचते थे तो उनको रहने की जगह, खाने की जगह वो गोरक्षनाथ मंदिर उपलब्ध कराता था। योगी राज बाबा गंभीरनाथ उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे और दिग्विजयनाथ जी उस स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे। महात्मा गांधी जी का जब कार्यक्रम 1916 में गोरखपुर का लगा तो वॉलंटियर ग्रुप दिग्विजयनाथ जी ने बनाई थी। दिग्विजयनाथ जी ने अपनी पढ़ाई असहयोग आंदोलन पर छोड़ा और जिस चौरी चौरा कांड की का उल्लेख अभी कर रहे थे मणिभूषण जी, उस चौरी चौरा कांड के नायक दिग्विजयनाथ जी रहे हैं। जिस चौरी चौरा कांड पर महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लिया तो स्वाभाविक था कि दिग्विजयनाथ जी भी उस आंदोलन के वापस लेने के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन ऐसा सन्यासी जो स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी भी हो, भगवा वस्त्रधारी भी हो, एक पीठ का पीठाधीश्वर भी हो और वो शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर रहा है, स्वाभाविक था कि ये शैक्षिक संस्थान भारत की आज़ादी में अपनी भूमिका तय करने के लिए स्थापित हो रहे थे। और आज़ाद भारत में क्योंकि वो युग दृष्टा थे इसलिए जिनको ये दिख गया था कि अब आज़ादी भारत की आज नहीं 10 साल 5 साल में मिलने वाली, उसके बाद भारत को चलाने वाले युवा तैयार करने हैं जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से निकले हुए लोगों के बल पर नहीं हो सकता। ऐसे युवा तैयार करने के लिए शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे थे, खोले जा रहे थे। तो 1932 से स्थापित ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इसलिए स्थापित हुई थी। तब हम 2005 में जब स्थापित होते हैं और जब हमें अपने कॉलेज के सामने के केसरिया ध्वज को यह कह करके उतारने के लिए जिलाधिकारी का पत्र आता है कि आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, यह ध्वज हटा दीजिए। ये 2009 के चुनाव में हमारे पास पत्र आया था। यानी आप परिस्थिति अंदाजा लगा सकते हैं कि 2005 से 2014 का भारत कैसा भारत था। यानी तब हम शिक्षण संस्थाओं में राम संकीर्तन नहीं कर सकते थे। तब हम शिक्षण संस्थाओं में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात पाठ्यक्रम और पढ़ाने और वैधानिक रूप से नहीं कर सकते थे। कहा जाता था शिक्षण संस्था का काम नहीं, ये सांप्रदायिकता है। ऐसे में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने संस्थापकों को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये श्रृंखला चलाई गई। ये श्रृंखला हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का एक पाठ्यक्रम रहा है। हमने कार्यक्रम ऐसे नहीं चलाते थे कि कार्यक्रम हमको करना है और कार्यक्रम करने के लिए करना है। ये कार्यक्रम एक तरह से विद्यार्थियों के बीच दिग्विजयनाथ जी के उन सपनों को पूरा करने का माध्यम था, जब वो चाहते थे कि भारत में ऐसा युवा तैयार हो जो अपने साथ साथ समाज के लिए भी जिए, देश के लिए भी जिए। और उनको तैयार करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम पर्याप्त नहीं थे, इसके लिए ये श्रृंखलाएं बनाई गई थी। तो जब हम कहते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार भी चाहिए, और जिसे भारत के प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि देव से देश तक और राम से राष्ट्र तक चेतना का विस्तार करना है, ये बात हमारी संत परंपरा शुरू से कह रही थी। कल कोई नई बात नहीं कही गई है, बस उन्हीं बातों को की पुनरावृत्ति हुई है। यानी हम शुरू से देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक की चेतना का विस्तार हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा और उसके लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण है। इसलिए ये मूल्यांकन करना चाहिए कि जब हम ऐसे आयोजन करते हैं तो क्या उससे हम अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के जीवन में कोई बदलाव पाते हैं? क्या ऐसे आयोजनों से हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों के जीवन में कोई बदलाव आता है? क्या ऐसे आयोजनों से महाविद्यालय के परिवेश में कोई परिवर्तन आता है? क्या ऐसे आयोजन से महाविद्यालय के परिसर संस्कृति में कोई ध्वनि उत्पन्न होती है? क्या ऐसे आयोजन से हमारे मन मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गूंज गुंजायमान होती है? ये प्रश्न आपके मूल्यांकन के प्रश्न हैं। इन आयोजनों से क्या होता है, या हम केवल आयोजन करने के लिए आयोजन करते हैं? और तब जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हों,
जब हम मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप को याद कर रहे हों, जब हम सन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हों, जब हम सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करते समय उनकी उपासना कर रहे हों, और जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हों, तो इन सभी आयोजनों को मिलकर 15 दिन तक चलने वाले इस ऐसे कार्यक्रम से हमने अपने विद्यार्थियों में पढ़ाई के अलावा, उनके पुस्तकीय ज्ञान के अलावा हमने क्या दिया, ये शिक्षकों के मूल्यांकन का प्रश्न है, और क्या सीखा, ये स्वयं के मूल्यांकन का प्रश्न है। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ करके देखें, जो अपने विद्यालय की परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि केवल शिक्षक सिखाएगा और विद्यार्थी सीखेगा, ये अपनी परंपरा नहीं है। यहाँ कोई सीख सकता है और कोई सिखा सकता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ है वो किसी को सिखा सकता है, और जो श्रेष्ठ नहीं है वो किसी से सीख सकता है। शिक्षक कह देने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता, और विद्यार्थी कह देने से कोई सीखने वाला ही केवल नहीं हो जाता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम उन लोगों की संतान हैं, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिसमें गोरक्षनाथ, अष्टावक्र और नचिकेता, ये 3 नाम भारतीय संस्कृति के एक कुछ मुद्दों के अपवाद हैं। जहां जब हम राम को देखते हैं और राम की परंपरा को उठाते हैं, तो वहां लगता है कि पिता के आदेश पर बिना किसी प्रश्न के 14 साल का वनवास। जब हम एकलव्य को उठाते हैं तो परंपरा है कि गुरु के आदेश है, इसलिए गुरु के आदेश पर मान करके जो करना है वो आप करिए, लेकिन गुरु ने कहा एक बार तो उसे मान लीजिए। उस परंपरा में गोरक्षनाथ ने अपने गुरु को बताया कि गुरु जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ना चाहिए हम लोगों को, कभी अगर समय मिले तो गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी की इस कथा को पढ़िए, जब कहा जाता है कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। यानी एक शिष्य एक गुरु को बता रहा है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अष्टावक्र अपने पिता को बता रहा है कि पिताजी आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, आप रात भर ठीक पढ़े हैं लेकिन आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। नचिकेता अपने पिता को वो कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं। हम उस परंपरा के लोग हैं। तो ऐसे में इन आयोजनों से यह मूल्यांकन भी करना चाहिए कि हमने विद्यार्थियों से क्या सीखा और हमसे विद्यार्थी क्या सीखे। हम सब मिलकर के इस महाविद्यालय को क्या सिखा पाए, महाविद्यालय से हम क्या सीख पाए। जब इस पर केंद्रित होंगे तब किसी भी आयोजन का उद्देश्य पूर्ण होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण कर लेने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल ये नहीं चाहते थे कि उनको पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद करें, वो ये चाहते थे कि भारत माता की ऐसी तस्वीर हो। वो अपना जीवन इसलिए खपा रहे थे। स्वामी विवेकानंद ये नहीं चाह रहे थे कि उन्हें आगे की पीढ़ियां याद करें, वो कहते थे कि ऐसी भारत माता चाहिए, ऐसा भारत चाहिए। महाराणा प्रताप केवल इसलिए नहीं संघर्ष कर रहे थे, वो चाहते थे कि भारत में अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने वाले प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसलिए जब हम ऐसे आयोजन करते हैं तो इन आयोजनों से महत्वपूर्ण यही है कि हम जिसका स्मरण कर रहे हैं उनके स्मृतियों का भार, उनके सपनों का भार, वो जो चाहते थे उसमें हम एक कदम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। और जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो ये पखवाड़ा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी इसके नायक हैं वो सब मिलकर के पूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन उठा लीजिए, आप मकर संक्रांति पर्व को उठा लीजिए। अब मकर संक्रांति पर्व को उठाने का अर्थ मेरा केवल है कि जब मकर संक्रांति पर्व गोरखपुर के लोग उठाएंगे तो महायोगी गोरखनाथ को उठाएंगे। यानी स्वामी विवेकानंद, महायोगी गोरखनाथ, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गणतंत्र दिवस, और अब भगवान श्री राम इस पखवाड़े के हिस्सा बन गए। यानी आप अब इस पखवाड़े को उठा लें तो यह पूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हुआ पखवाड़ा है। लेकिन 26 जनवरी को इस पखवाड़े को पूर्ण करते करते
अब तक जैसे कि एक समीक्षा होती रही कि हमने साल भर में इस महाविद्यालय को क्या किया, हमने 15 अगस्त को जो संकल्प लिया 26 जनवरी को उसमें कितना पूरा किया। उसके साथ साथ एक मूल्यांकन ये भी करना चाहिए 26 जनवरी को कि जिस पखवाड़े को मनाते हुए जिसका समारोह कर रहे हैं, जिसे हम पूर्ण पखवाड़ा कर रहे हैं, इसमें हमने क्या सीखा और इसमें हमने क्या किया। तब ये दिया हुआ समय और इस प्रकार का आयोजन और ऐसे महापुरुषों के सामने खड़ा होकर के चढ़ाया गया फूल फलित होता है, पुष्पित होता है और तब इसका परिणाम मिलता है और तब उसका कोई अर्थ है। अन्यथा सिवाय यह ढोंग, सिवाय यह एक पाखंड और सिवाय कर्मकांड के इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन से कुछ न सीख सकते हो, यदि हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ न सीख पा रहे हो, यदि हम महाराणा प्रताप के जीवन से कुछ न सीख पा रहे हैं, यदि हम महायोगी गोरखनाथ के जीवन से न सीख पा रहे हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले उस असंख्य श्रृंखलाबद्ध अपने श्रद्धेय बलिदानी पूर्वजों की परंपरा से अगर हम कुछ न सीख पा रहे हों और अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से अगर हम कुछ न सीख पा रहे हों, तो इस पखवाड़े के आयोजन का हमारे लिए अर्थ क्या है और यदि इस सीखने का मूल्यांकन शुरू कहाँ से होगा। तो इस सीखने के मूल्यांकन के दो तरीके या दो आधार तो हमारे पास उपलब्ध हैं। एक आपका व्यक्तिगत जीवन है, जहां आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने व्यक्तिगत जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। और दूसरा महत्वपूर्ण है आपके मूल्यांकन का ये महाविद्यालय, जहां के क्योंकि महाविद्यालय में आप द्वारा किया गया हर कार्य आपके आचरण और व्यवहार का प्रतिबिंब है। महाविद्यालय एक ऐसा दर्पण है जहां आपके कार्यों के माध्यम से, जहां आपके चलने से, आपके उठने से, आपके बोलने से, आपके बैठने से, आपके क्लास में जाने से, पढ़ने से, इस सब में आपका व्यक्तित्व झलकता है और वो एक मूल्यांकन का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जयंती मनाते हैं, हम विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं, हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, हम मकर संक्रांति पर्व दान और समर्पण का पर्व मनाते हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं और कॉलेज में 5 मिनट देर से आकर 10 मिनट पहले का समय डालते हैं। मूल्यांकन करना चाहिए फिर क्यों। कॉलेज में 10 बजे आकर 11 बजे यहाँ से जाकर फिर 2 बजे आकर और फिर हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। इस जयंती और इस सारे आयोजन और इस सब कुछ क्यों? क्या ये कर्मकांड नहीं सिद्ध हो रहा है? हमारे पास जो हमारी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में जो हम दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर इस आयोजनों का मतलब क्या है? फिर स्वामी विवेकानंद को याद करने का अर्थ क्या है? फिर महाराणा प्रताप को याद करने का अर्थ क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप किस मुंह से याद कर रहे हैं? किस नैतिकता के आधार पर याद करने के लिए बैठे हैं? ये प्रश्न खड़े होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हर उस नागरिक को देना चाहिए जो भारत में रह रहा है, भारत की हवा ले रहा है, भारत का अन्न ले रहा है और भारत में पल और बढ़ रहा है। उस हर एक नागरिक को, अपने इन महापुरुषों को, जिन्होंने सर्वस्व अपना न्यौछावर केवल इसलिए किया था कि उसके आने वाली संतति एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जहां भारत माता प्रफुल्लित होकर के भारतीय संस्कृति के उस पीठ पर स्थापित होगी जिसे दुनिया सम्मान देगी और दुनिया पूजेगी। उस भारत के लिए सबने सर्वस्व न्यौछावर किया था और उस भारत में अगर हमारा यही आचरण है, अगर हमारा यही योगदान है, तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम उनसे आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि कौन देख रहा है, आपको लगता होगा कि नेताजी कहाँ हैं, 23 जनवरी को याद करना है, 1 घंटे के लिए याद करना है। लेकिन हम जिस परंपरा के लोग हैं, हम पुनर्जन्म भी मानते हैं, हम आत्मा की अमरता भी मानते हैं,
हम अपने पूर्वजों के अनवरत रहने और अनवरत वायुमंडल में उपस्थित रहने के सिद्धांत के भी मानक लोग हैं। इसलिए कभी भी जब इसकी अनुभूति करिएगा तब आपको लगेगा कि जो लोग अपने इन पूर्वजों के प्रति इस भाव से कार्य करते होंगे वो कहाँ पहुँचते हैं, और जब हम यह मान कर काम करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं। दुनिया में भारत के किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई ऊंचाई प्राप्त की है तो आप उसका जीवन पढ़िए। कोई भी ऐसा ऊंचे व्यक्ति पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति, कोई भी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाला व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वहां तक पहुंचे जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे आप जानते हैं, उनके जीवन में आप झांकेंगे तो आपको लगेगा कि वो अपनी पूर्वज परंपरा के प्रति श्रद्धावान है, वो अपने अतीत के प्रति गौरवान्वित होते हैं, वो अपने अतीत और अपने पूर्वजों से सीखे हुए हैं, वे उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए उनके प्रति अपने कर्मों को समर्पित करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब वो वहां तक वो पहुंचते हैं। और वे आत्माएं, वो ऐसी ताकतें, वो ऐसी चीजें, वो जो वायुमंडल में रहती हैं वो उसे देखती भी हैं, समझती भी हैं और आपका सहयोग भी करती हैं। इसलिए कभी भी आप अपना काम करते समय आप इस बात का एहसास कर लीजिए, आप एक बार यह सोच करके देखिए। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, महसूस करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो महसूस होती हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती, महसूस होती हैं। और जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उनके जीवन में ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो बताती हैं कि वो उनके लोग, उनके पूर्वज, अपने देश के श्रेष्ठतम देश पर मरने मिटने वाले लोग आज भी आपके साथ खड़े हैं और कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपको खड़ा करती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण होंगे। जो लोग जीते हैं उनके निकट कभी आप बैठिए तो आपको अंदाजा लगेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ऐसे तमाम कहा भी जाता है, कई बार अपने बारे में उदाहरण देना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अभी अभी का योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। राम जन्मभूमि पर मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस मंदिर के इस स्थान तक पहुंचने में देश के नागरिकों का, देश के सनातन परंपरा के बहुत सारे लोगों का योगदान है, अनगिनत लोगों का योगदान है। लेकिन इस पीठ का भी अपना योगदान है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उसके पहले महंत गोपालनाथ जी महाराज, गंभीरनाथ जी महाराज, उसके पहले महंत गोपालनाथ, इतना तो हम लोगों के पास प्रमाण है। और अवैधनाथ जी महाराज और वर्तमान पीठाधीश्वर। अवैधनाथ जी महाराज ने अपना जीवन खपाया और एक चीज जो वो कहते हुए इस दुनिया से गए, जब भी कोई अंतिम समय में उनके पास जाता था तो केवल एक बात कहते थे कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है कि राम जन्मभूमि पर बनता हुआ मंदिर में देख सकूं। एक कहते कहते वो प्रबलीन हुए। प्राण प्रतिष्ठा के 15 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी महाराज सुबह उठते हैं। उठने के बाद उसी समय का एक ध्यान आता है, मैंने ध्यान लगता है और सब महाराज जी उपस्थित होते हैं और पूछते हैं कि अयोध्या जा रहे हो? महाराज जी कहते हैं कि हाँ, वहाँ व्यवस्था देखनी है, वहाँ तैयारी। तो मेरा कार्ड अभी तक नहीं आया। अब आप प्रश्न समझिए, यानी और यहाँ से जाने के बाद उनका कार्ड आया, उनकी समाधि पर उन्हें कार्ड दिया गया। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ परंपरा की ऐसी अदृश्य शक्तियां उन सबके साथ होती हैं जो लोग अपने परंपरा को मानते हुए काम करते हैं। अगर हम अपने किसी पूर्वज को न माने तो ना आपको सपने में दिखेगा, ना आपसे कभी कुछ अपेक्षा करेगा, ना मांगेगा। लेकिन अगर हम अपने इस श्रेष्ठ परंपरा के साथ जुड़ते हैं, इस श्रेष्ठ परंपरा को समझते हैं, इस श्रेष्ठ परंपरा को जीने का प्रयत्न करते हैं, तो वो सारी शक्तियां आपके साथ खड़ी होती हैं। और जाने या अनजाने, इसलिए आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप ताकत लगा दीजिए नहीं होगा।
और बहुत सारे काम हैं, आप बस कार्य पवित्र होना चाहिए। वो काम आपको लगेगा ही नहीं कि कैसे पूरा हुआ, आप केवल लगने उसे काम करने का निमित्त बनिए और आपको पूरा होगा। ऐसा थोड़े है कि वो आप इसके लिए बहुत योग्य थे और दूसरे के लिए अयोग्य थे। जब जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, जब भी आप ऐसा कार्य जो समाज का होगा, देश का होगा, लोक कल्याणार्थ होगा, और ऐसी शक्तियों पर को सुपुर्द करके और जब आप काम करने के लिए चलेंगे तो वो काम पूरा होगा। अगर शुभ होगा तो, नहीं हो रहा तो जैसा हमको कहते हैं कि उसके पीछे भी कोई शक्ति होगी। इसलिए हम अपने जितने भी पूर्वजों को याद करते हैं, ये मान कर न चलें कि वो नहीं, इस दुनिया में नहीं है तो नहीं है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर याद कर रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं तो हैं। और अब तो धीरे धीरे विज्ञान भी उस दिशा में जा रहा है कि वो खोज रहा है कि वो समय की आवाजें आपको मिल रही हैं, उस समय की उपस्थिति मिल रही है, तो कहीं न कहीं तो हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि ऐसे आयोजन करने के साथ उद्देश्य जरूर अपने सामने रखना चाहिए। और इन आयोजनों से सीखने का काम रोज होता है, हम रोज सीख सकते हैं। और ये सीखने का काम बार बार दो केंद्रों पर होगा, यानी दो आधारों पर होगा, दो के लिए होगा, एक स्वयं के लिए और एक समाज, देश, राष्ट्र इत्यादि के लिए। आप उसमें आप जितना विस्तारित कर सकते हो, आप वहां से लेकर के आप सृष्टि तक अपने को विस्तारित कर लीजिए, आप जितना विस्तारित कर सकते हो दूसरे के लिए, तो अपने लिए और अन्यों के लिए। तो अपने लिए और अन्यों के लिए और अन्यों के विस्तार में मैं बार बार कहता हूं कि जहां रहना है उसको तो अन्य में जोड़ ही लीजिए। तेरी आप अगर इस संस्था में जब तक पढ़ और पढ़ा रहे हैं तब तक इस संस्था को तो अपने उस अन्य में जोड़ लीजिए। और इसलिए हर उस कार्य का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं यह कितना हमारे लिए हितकारी है और कितना संस्था के लिए हितकारी है। जो हम काम करने जा रहे हैं ये कितना ऐसा है जो उदाहरण बनेगा और कितना ऐसा है जो खराब काम के लिए भी उदाहरण बन सकता है। उदाहरण तो दोनों तरह से बनेगा, लेकिन कौन से ऐसे उदाहरण बने जिससे लोग प्रेरणा लेकर के काम कर सकते हो। तो संस्था में चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, और शिक्षक जब मैं कहता हूं तो प्रिंसिपल उसका हिस्सा होता है, सभी उप प्राचार्य, सभी वाइस प्रिंसिपल उसके हिस्सा होते हैं। इसलिए शिक्षक में सब समाहित हैं। तो चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमने अगर साल भर में अपने महापुरुषों की जयंती और उनकी पूर्ण स्मृति मनाई है, हम साल भर अगर उनके सामने रह करके उन्हें स्मरण कर रहे हैं, हम साल भर उनके अच्छे कामों को अलग अलग तिथियों में अलग अलग महापुरुषों के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, हम उससे सीख क्या रहे हैं, हम उनके उस जो वो चाहते थे उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। ये जब तक पक्ष नहीं जुड़ेगा तब तक आपके ये सभी इस प्रकार के आयोजन एक कर्मकांड होंगे, खराब लग सकता है लेकिन पाखंड होगा। और इस प्रकार के सभी आयोजन केवल इसलिए कर लिए जाएंगे कि तय है इसलिए कर लेना है, ऐसा किया गया एक निरर्थक कार्य होगा यदि हम उससे अपने उस महापुरुष को अपने कर्मों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करते हैं। तो शब्दों से और इस तरह के आयोजन करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। इसलिए मेरा केवल आग्रह एक है कि ऐसे आयोजन करते समय हम क्षण भर के लिए यह जरूर सोचें कि इस महापुरुष को हमने अपने कर्म से कौन सी श्रद्धांजलि दी है, हमने कौन से अपने द्वारा किए गए कार्य से हम उस महापुरुष को का स्मरण कर रहे हैं, यही उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। और मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में मैं वही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस महाविद्यालय के लिए जितना हम लोग इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं, जो प्रयत्न नेताजी के सपनों के भारत के किसी शिक्षण संस्थान का हो सकता है उसे पूरा करने के लिए वह किया गया कर्म मैं उन्हें उनके चरणों में महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी की ओर से श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब मैं महाविद्यालय के उपप्राचार्य श्री विनय कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ उपस्थित सभी लोगों का आभार ज्ञापित करें। महाविद्यालय परिवार विगत कई वर्षों से भारत भारती पखवाड़े का आयोजन 12 से 26 जनवरी के बीच करता चला आ रहा है। इसी क्रम में वर्तमान सत्र में आयोजित भारत भारती पखवाड़े में आज के दिन भारतीय सशस्त्र सेना के सूर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम सभी के बीच मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मणिभूषण तिवारी जी, उप नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर उपस्थित हैं। आपने इतने कम समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बारीकियों को इंगित करते हुए उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों, उनके कर्तव्यों के प्रति हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मैं आपके प्रति महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ ये आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हमारे महाविद्यालय परिवार को सदैव प्राप्त होता रहेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, हम सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के प्रति भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में मंच के सम्मुख उपस्थित सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों के प्रति भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। आप सभी से अनुरोध है कि वंदे मातरम हेतु आप अपने स्थान पर खड़े रहें। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कले कले निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत खर करवाले। अबला के नुमान है तो बोले, बहुबलधारिणीं नमामि तरिणीं रिपुदलवरिणीं मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदय तुमि मर्मा, त्वमहि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़े मंदिरे मंदिरे वन्दे
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां मातरं वन्दे मातरं वन्दे